नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वैसे आई एम सॉरी, इतने वक्त बाद मैंने आपको कहानी सुनाना शुरू किया। आई एम रियली रियली सॉरी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नील काफ़ी देर तक उनसे बात करते रहते हैं। बातों बातों में फिर नील उनसे पूछ बैठते हैं कि आपका नाम क्या है। हमने तो इतनी बातें कर ली, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि आपका नाम क्या है। तो आप बताएं आपका नाम क्या है। तो वो कहते हैं मेरा नाम राजदीप सिंह है। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है दादाजी। अच्छा, तुम्हें अच्छा लगा। हाँ, एकदम वीरों की तरह। हाँ। नील उनसे पूछ बैठते हैं कि जो उस राज्य की बेटियां थीं, उनका जो विवाह इस राज्य में हुआ, वो कैसी ज़िंदगी जी रही हैं। बेटा, मैंने तुमसे कहा ना, उस राज्य की माँ बाप इस राज्य में नहीं आ सकते हैं अपनी बेटी को देखने के लिए। हाँ वही तो, वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका क्या हाल है। क्यों वो अपने माँ बाप से मिल नहीं सकती। बेटा, वो दासियों की ज़िंदगी जी रही हैं। उनका विवाह तो यहाँ के सैनिकों से हुआ है, और उन सैनिकों ने के साथ विवाह करने के बाद उन्हें दासियों की तरह महल में रखा जाता है। जब उनके माँ बाप मिलने के लिए आते हैं, तब उन्हें बहुत अच्छे कपड़े पहनाकर उन्हें उनके माँ बाप के साथ समय बिताने को दे दिया जाता है। पर उन्हें ये भी कह दिया जाता है साथ में कि अगर वो अपनी माँ बाप से कुछ भी कहती है इस राज्य के बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में, तो उन्हें महल से निकाल दिया जाएगा, उन्हें उनकी माँ बाप के पास भेज दिया जाएगा। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो उसके पति को मार दिया जाएगा। और ये कोई भी स्त्री पसंद नहीं करेगी कि उसके जीते जी उसके पति को मार दिया जाए। ये कोई भी स्त्री पसंद नहीं करेगी और ना ही वो बर्दाश्त कर पाएगी। इसलिए राजा जो भी कहते हैं वो उन्हें मानना पड़ता है। अगर उनके माँ बाप मिलने आते हैं तो वो मिल सकते हैं, क्योंकि अगर ये बात उस राज्य में के राजा को पता चल गए कि उस राज्य की जो भी बेटी है उनके माँ बाप से नहीं मिलने दिया जाता है, तो उन्हें खबर लगते हैं वो शायद आक्रमण कर दे। इस वजह से राजा मिलने तो देते हैं, लेकिन साथ में उन्हें धमका कर भी रखते हैं कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ़ जाने की कोशिश की तो राजा उनके परिवारजनों को मार सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। इसलिए वो चुपचाप वही करती हैं जो राजा चाहते हैं। और फिर उनके जाने के बाद वो फिर से अपने दासी भेष में आ जाती हैं और दासियों की तरह काम करती हैं। वो अपने राज्य में जाकर राजा से इस बारे में कह सकती हैं। वो कैसे कह सकती हैं? अगर वो इस राज्य से उस राज्य जाती भी हैं अपने घर, तो भी वो नहीं कह सकती, क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया तो यहाँ राजा उनके पति को मार देंगे। ऐसा कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति को अपने हाथों से मरवा देगी। और साथ में ये भी है कि यहाँ के सैनिकों को ये कह दिया गया है कि तुम्हारी पत्नी से तुम्हें प्रेम करना है, बच्चा करना है, लेकिन उसके मुंह में अंधा नहीं होना है। अगर वो अंधा हो गया तो राजा खुद उसे मार देंगे। वो सब राजा की बात मानते हैं। राजा ही उनके पालनहार हैं, राजा ही उनके लिए सब कुछ है। राजा उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं और वो चाहकर भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे समझेंगे? अगर उनकी पत्नी जो उस राज्य से इस राज्य में आई है, वो अगर उन्हें कुछ समझाने या ये सब के बारे में कुछ कहती भी हैं कि हमारे राज्य में कितनी सुख शांति है, आपके राज्य में ऐसा है वैसा है, तो वो लोग खुद उन्हें पहले मार देते हैं। ऐसी कितनी स्त्रियां हैं जो उस राज्य से आई और मारी गई। क्या उन्हें उस राज्य के में जो हमारे राज्य में जो उनके माँ बाप हैं उन्हें पता नहीं पता। अगर पता चल भी जाए तो भी वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें यह कह दिया जाता है कि उनकी बेटी में ही कोई कमी थी, उनकी बेटी ही दोषी थी, उनकी बेटी में ही कोई खोट था। वो जानबूझकर मर गई या
उसका किसी तरह से किसी बीमारी से मौत हो गई, वो इस तरह से उनके बारे में कह देते हैं। इसलिए चाहकर भी कोई कुछ नहीं कह सकता उन्हें। अगर कोई कहना भी चाहे तो भी नहीं कह सकता, क्योंकि हर किसी को अपने प्राणों की, हर किसी को अपने प्राण प्यारे होते हैं, और अपने से ज़्यादा अपनों के प्राण सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। खुद को अगर भूल भी जाए तो अपनों के प्रेम को कैसे भूलें, अपनों को कैसे छोड़ पाएँ। अपने ही तो उनके लिए सब कुछ होते हैं। अगर अपनों को छोड़ दिया तो कैसे जिएंगे। इसलिए अपनों के खातिर मुंह बंद करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं। जीवन में अंधकार तो बहुत है, पर रोशनी की कमी हमेशा रहेगी, और ये अंधकार हमें नहीं लगता कि कोई भी दूर कर सकता है। हम दूर करेंगे, आप नहीं कर सकते। आप दूसरे राज्य से आए हैं, आपका भी कोई इस राज्य में ज़रूर होगा, तभी तो आप आए हैं, और आप उन्हें लेकर इस राज्य से उस राज्य जा ही नहीं सकते। अगर जाना भी चाहे तो भी नहीं जा पाएंगे। ऐसा क्यों? आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। हमने पहले भी आपसे कहा कि इस राज्य में जो भी है वो सबके लिए राजा ही सर्वश्रेष्ठ है, और राजा को छोड़ कोई इस राज्य से बाहर नहीं जा सकते। अगर चले भी गए तो दूसरे राज्य में भी वो सुख शांति से जी नहीं पाएंगे। कहीं से ना कहीं से उनकी मौत हो जाएगी। मौत? हाँ, मौत। उनकी मृत्यु की खबर सुने बिना राजा को चैन नहीं मिलते। अगर कोई इस राज्य से कहीं और भागे हुए हैं तो राजा उन्हें कहीं से ढूंढ कर लेकर आएंगे और मृत्यु दंड देंगे। अगर वो नहीं आ सके तो फिर उन्हें वही मृत्यु दंड दिया जाता है। उन्हें कि मौत के बारे में उस राज्य में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे वो मर चुके हैं। सबको लगता है कि वो बस एक हादसा था, लेकिन कभी कभार वो हादसे नहीं होते हैं, वो खुद राजा के किए गए जुल्म होते हैं। आप सब मिलके इसके बारे में क्यों नहीं कहते? हमने कहा ना, हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, अब हमें चलना चाहिए। हम यहाँ पानी लेने आए थे, पानी लेकर चलते हैं। वैसे आप भी हमारे साथ चलिए ना हमारे घर। आपको हम पेट भर भोजन करा पाएंगे या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जलपान ज़रूर करा सकते हैं। कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो राजा नहीं लेकर जाते हैं। जो नहीं लेकर जाते हैं वो हमारे पास होते हैं। अगर आपको परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो, तो आप हमारे घर ठहरेंगे। आप अतिथि हैं। हम तो महल में ठहरेंगे, लेकिन आपने इतना कुछ कहा है तो हम आपके घर चलते हैं। फिर नील उनके साथ उनके घर जाते हैं। वो घर इतना अच्छा तो दिखने में नहीं था। उन घर की छत भी टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर पत्थर फेंककर उस घर को तोड़ा हो। वो बूढ़े दादा उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि वो घर की छत को देख रहे हैं। तब वो कहते हैं कि बेटा, वो तो बस पानी, बरसात हुई थी ना, बारिश के पानी की वजह से बिचाली ढह गई। वो कहते हैं दादाजी, आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि ये कैसी और किसकी हरकत हो सकती है। आप हमें अपने घर लेकर आए, इसके लिए शुक्रिया। पर अगर महल में ये बात पहुंच गई तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए अब हम आपके घर आए हैं तो आपसे मिल लिया। अब हम जाते हैं, क्योंकि अब आपको भी तो विश्राम करने की ज़रूरत है।
नहीं बेटा, तुम पानी तो पी कर जाओ। ठीक है, आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो हमें जल दे दीजिए। वो जल पीकर वो चलने लगते हैं, दादाजी को आखिरी प्रणाम कर, और कहते हैं कि हम आपसे फिर मिलने आएंगे जब हम इस राज्य से जाएंगे। तब वो कहते हैं, बेटा अगर तुम हमसे मिलने भी आते हो इस राज्य से जाने से पहले, और अगर ना भी मिलने आओ तब भी हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कई वर्षों से मन में जो दर्द भरा था, जो टीस थी, वो आज ढह गई। शुक्रिया हमारी बात को सुनने के लिए। आपका भी शुक्रिया हमें इस राज्य के बारे में बताने के लिए। ये कहकर वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और नील उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो चलते चलते खुद से बातें कर रहे होते हैं कि देखते हैं इस राज्य में सैनिक सच में हमें पहचान पाते हैं और महल लेकर जाते हैं या फिर नहीं पहचान पाते हैं। खैर जो भी हो, तब तक के लिए महल जाने से पहले थोड़े फूल तोड़ लेते हैं मालती को जो देने हैं। मालती को फूल पसंद आएंगे क्या? अरे जो भी हो, पसंद आए या ना आए, अगर नहीं आएंगे तो हम खुद रख लेंगे, और अगर आ गए तो हम उसे दे देंगे। उसे कौन से फूल पसंद होंगे? एक बार तो उसने कहा था, कौन से फूल पसंद थे उसे? मोगरे के क्या चमेली के? शायद मोगरे के फूल। उसे गजरा बनाना था, उसे गजरा पहनने का बहुत शौक़ है। चलो उसके लिए मोगरे के फूल तोड़ लेते हैं। वो फूल तोड़ ही रहे होते हैं, तभी दो सैनिक उनके ऊपर उनकी परछाई पड़ती है। नील पलट कर देखते हैं और फिर तोड़ना शुरू कर देते हैं। तब वो आवाज़ देते हैं और कहते हैं, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? हाँ, कोई तुम्हारे सर के ऊपर खड़ा है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तब नील पलट कर कुछ नहीं कहते, वो अपना फूल तोड़ना जारी रखते हैं। और फिर वो सैनिक गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिखता नहीं है यहाँ दो सैनिक खड़े हैं? हम पागल तो नहीं हैं, पर हाँ हमें दिखा ज़रूर है कि दो सैनिक खड़े हैं, तो हम क्या करें? आप अपने रास्ते को अच्छे से नहीं जानते क्या? हम जानते हैं हम किस रास्ते पर खड़े, ये हमारा राज्य है। हमें जहाँ तक पता है ये राज्य तो महाराज का है, और महाराज के राज्य में आपका क्या काम? हम उनके सैनिक हैं। तो फिर सैनिक कहिए ना, आपका राज्य है ये कैसे कह सकते हैं? आपका तो कुछ भी नहीं है यहाँ। तुम बहुत ज़्यादा ज़ुबान चला रहे हो। मैंने ज़ुबान ही तो चलाई है, हाथ कहाँ चलाया? मैं तो अपनी प्रेमिका के लिए फूल तोड़ रहा था। क्या तुम यहाँ पे किसी से प्रेम करते हो? हाँ, आप करते हैं क्या किसी से प्रेम? हम विवाहित हैं। हाँ, तो विवाहित लोग प्रेम नहीं करते, ये किसने कहा? आप अपनी स्त्री से प्रेम नहीं करते हैं क्या? हम उन्हें क्या हुआ? जवाब नहीं है? आपकी तो ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया। आपको अगर उत्तर नहीं देना है तो ना दें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यकीन दिलाते हैं हम तो अपनी प्रेमिका के लिए फूल तोड़ कर रहेंगे। हमें तोड़ने दें, उसके बाद फिर हम आपके साथ चलेंगे जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें लेने आए हैं? हमने सुना है कि इस राज्य में अगर कोई बाहर से आए तो उन्हें तुरंत बड़े ठाट बाट के साथ महल ले जाया जाता है और उनकी देखरेख की जाती है।
तो अगर तुम मेरी सेवा में हो तो अच्छे से तैयारी कर लो। हम तुम्हारी सेवा क्यों करें? क्योंकि हम किसी और राज्य से आए हैं। तो क्या आप हमें महल नहीं लेकर जाएंगे? तुम किसी और राज्य से आए हो। हाँ, और यहाँ तुम मत कहो, हमें तो आप कहिए। तुम तो मैं कह सकता हूँ तुम्हें। क्यों नहीं कह सकता? आखिर हमने सुना है यहाँ अतिथियों का बहुत ख्याल रखा जाता है। किसी और राज्य से अगर कोई अतिथि आए तो राजा खुद उनकी देख रेख, उनकी सेवा जतन करते हैं। तो क्यों ना आप उन्हें ये कह दें कि किसी और राज्य से कोई आए हैं। कौन से राज्य से हो आप? मगध से हूँ। मगध राज्य से आप इस राज्य में आए हैं? हाँ, थोड़ी सेवा जतन पाने के लिए इस राज्य में आना पड़ा। वो क्या है ना, हमारे राज्य में तो हमें राजा का ख्याल रखना पड़ता था। अब हम थक चुके हैं राजा की सेवा कर कर के, तो हमने सोचा कि थोड़ा सेवा पाने के लिए कहीं और जाएं। तो अब विवाह तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे राज्य में तो सभी लड़कियों का विवाह कहीं ना कहीं इसी राज्य में हुआ है। सैनिकों के साथ काफ़ी देर तक नील की बहसबाजी चली। जब वो सैनिक उनसे सख्त नहीं रहते, बहसबाजी करने में थक गए, तब नील खेतों से उठकर उनके पास आते हैं, माला मोगरे के फूल लेकर, और कहते हैं, अब चलिए महल चलते हैं। आपको हमारे साथ महल नहीं जाना क्या? हमें तो लगा कि आप हमें महल लेकर जाएंगे। हाँ, चलते हैं। ये भगवान, ये कौन नमूना है जो हमारे राज्य में आए हैं? पागल कर रखा है हमें। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। पागल तो तब होगा और जब हमें राजा को ये कहना पड़ेगा कि ये राज्य में कैसे आए या राज्य में कैसे घूम रहे थे। राजा कितने क्रोधित होंगे, हमें दंड देंगे। आपको दंड क्यों मिलेगा? नील उनकी बातें सुन लेते हैं और कहते हैं, दंड तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। हम अपनी नाव से आए हैं, हमारे पास अपनी नाव थी, हम अपने नाव से इस राज्य में आए। सोचा इस राज्य को भी देख लेते हैं, इसलिए यहाँ पे आए। लेकिन लगता है कि यहाँ आना अच्छा नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि इस राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बुरा है। ये बात सुन सैनिक उनसे पूछ लेते हैं कि क्या बुरा है? सब तो ठीक है। फिर नील कुछ नहीं कहते, खामोशी से उनके साथ चलने लगते हैं। वो फिर पूछते हैं, लेकिन फिर भी नील खामोश रहते हैं और बिना कुछ कहे चुपचाप चलते रहते हैं। फिर वो लोग नील को लेकर राजमहल ले जाते हैं। जब वो नील को लेकर राजमहल जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद फिर राजा को ये सूचना मिलती है, तो वो सुनते ही दरबार लगा देते हैं। जैसे दरबार लगाते हैं वैसे ही दरबार में कई सारे लोग आते हैं, मंत्रीगण, सेना अधिकारी सब आते हैं। और उसी बीच में फिर नील को एक कैदी की तरह प्रस्तुत किया जाता है। ये देख नील बहुत घबरा जाते हैं और क्रोधित भी होते हैं। हालांकि उनकी घबराहट और उनका डर उनके चेहरे पे नहीं झलक रहा होता है। चेहरे पे उनका घबराना और डर ना दिखने की वजह से राजा घबरा गए थे और वो कहते हैं, तुम इस राज्य में किस लिए आए हो? आप तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं। हम तो इसलिए आए थे क्योंकि हम इस राज्य को देखना चाहते थे। आप भी तो हमारे राज्य में आए थे हमारे राज्य को देखने के लिए, तो हमने सोचा कि हम भी आपके राज्य आए आपके राज्य को देखने के लिए। हमने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। तो फिर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हमने जब कुछ गलत नहीं किया, आपने जब कुछ नहीं गलत किया, हम कहाँ घबराए हुए हैं? घबराए हमारे दुश्मन? हम तो
इस कहानी को सुनने के लिए आपका शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए भी आपका शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लग रही होगी। थैंक यू वेरी मच।